एफडब्ल्यू विनय सर मेंटे और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम एक क्वेश्चन से। आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किस स्केल में मापी जाती है। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है रिएक्टर स्केल, सेकंड ऑप्शन आपके पास है रेसिफेरल स्केल, थर्ड ऑप्शन आपके पास है मर्केली स्केल और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा वो है उपरोक्त सभी। अब जब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आ चुका है और जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन को देखा जाता है तो हमें लगता है कि चारों सही है। क्यों लगता है ऐसा, उसके बारे में मैं डिस्कस करा देता हूं कि जब हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा रिएक्टर स्केल तो ये ऑप्शन आपके पास सुना सुना सा नाम लग रहा होगा, इसलिए हम इसको सही लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन जब सेकंड ऑप्शन देखते हैं आपका कौन सा है रेसिफेरल स्केल या आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है मर्केली स्केल ऑप्शन हम जब देखते हैं तो हमारे माइंड में एक और इच्छा जागृत हो जाती है कि इतना आसान क्वेश्चन है एग्जामिनर तो डालेगा नहीं एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं रिएक्टर स्केल को छोड़ देते हैं और आपके पास जो अदर ऑप्शन है उसमें से ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही फोर्थ ऑप्शन पर पहुंचे उपरोक्त सभी तो माइंड फिर चकरा गया। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर 100 क्वेश्चन एग्जाम में डालता है तो उनमें से उपरोक्त सभी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो होता है वो रेयर देखने को मिलता है। और जब रेयर देखने को मिलता है तो हमारे माइंड में आता है कि यही ऑप्शन जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है वो आपका 90% सही होने का चांस है। अब जो ये क्वेश्चन आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप मुझे पहले कमेंट में बता दीजिए। और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है अपना भूकंप के बारे में ही, यानी कि भूकंप होता क्या है वो मैं आज आपको फुल्ली डिटेल में समझाने वाला हूं। और ध्यान रखना इसी क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आप फर्स्ट या लास्ट लेके बैठे हुए हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर भूकंप की बात की जाती है तो भूकंप होता क्या है, याद रखिएगा अर्थक्वेक इसे बोला जाता है भूकंप। अगर भूकंप की डेफिनेशन की बात की जाए तो भूकंप क्या होता है, देखिए भूकंप वर्ड को दो पार्ट में तोड़ दीजिएगा, दिस भू और कंप। भू मतलब भूपटल, याद रखिएगा हियर भू स्टैंड फॉर क्या है आपका भूपटल, यानी कि आपकी पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट होता है। ऊपरी पार्ट का मतलब क्या, देखिए आप अगर इस पृथ्वी मान रहे हैं तो पृथ्वी को हम 3 लेयर्स में तोड़ते हैं। सबसे ऊपर वाला आपका क्रस्ट होता है, सेकंड होता है मेंटल यानी कि ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल एंड कोर। सबसे ऊपरी पार्ट जो भूपटल बोला जाता है यानी कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये ऊपर वाला राउंड जो रिंग टाइप से बना है उसे बोलते हैं भूपटल। और कंप मतलब याद रखना उसका कांपना। भूकंप का मतलब क्या हो गया, जब पृथ्वी के भूपरपट्टी जो पार्ट है या क्रस्ट पार्ट का कांपना यानी कि उसके अंदर कुछ कंपन महसूस करना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। लेकिन भूकंप की परिभाषा तो हमें पता चल गई कि भूकंप होता क्या है, लेकिन अब दिक्कत आती है कि सर भूकंप जो है उसके उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं, भूकंप किस तरीके से हमारे पास आता है या हम जो महसूस कर पाते हैं वो किस टाइप से आता है। तो आप देखिएगा अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप 2 तरीके से उत्पन्न हो सकता है। कौन कौन से 2 तरीके हैं, फर्स्ट जो भूकंप उत्पन्न होने का जो कारण है वो प्राकृतिक कारण है और सेकंड आपका ध्यान रखना कृत्रिम कारण है। अब जैसे कृत्रिम सुना तो आपके अंदर से जिज्ञासा जागी होगी, सर क्या मैं भी भूकंप लेके आ सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा यस आपके अकॉर्डिंग भी भूकंप आ सकता है। आप सोचोगे कैसे, आप दीवार को हिलाना शुरू करिए, क्या भूकंप आएगा? नहीं रे, भूकंप ध्यान रखना क्रस्ट का कंपन होता है, दीवार का कंपन नहीं। याद रखना जब प्राकृतिक और कृत्रिम कारण की हम बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले मैं कृत्रिम की बात करता हूं। अगर कृत्रिम की बात की जाए तो आपका ध्यान रखना भूकंप हम पैदा कर सकते हैं कैसे, अणु परीक्षण से। याद रखिएगा
अगर हम अणु परीक्षण करते हैं तो भूकंप आ जाता है। अणु परीक्षण में आपका ध्यान रखना हाइड्रोजन बम का परीक्षण हो सकता है या परमाणु परीक्षण जिसे हम कहते हैं, उसे मैंने नाम दिया अणु परीक्षण, जिससे भूकंप आपका पैदा किया जा सकता है, इसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल। लेकिन अगर मैं प्राकृतिक भूकंप की बात करूं कि प्रकृति में भूकंप कैसे आता है, तो उसका जो तरीका है वो हम कह सकते हैं वोल्केनो फट जाता है, मतलब आपका ज्वालामुखी फट जाएगा। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक बहुत ही फेमस ऑप्शन आपके पास आता है, वो है प्लेट विवर्तनी की। ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तनी जो होता है उससे भी भूकंप आपका नेचुरल तरीके से आता है। हिमस्खलन यानी कि पहाड़ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा और नीचे खिसक जाता है तो भूकंप आ सकता है। अब यहां से अगर आपकी बात की जाए तो ज्वालामुखी से भूकंप आ सकता है, गुड है। प्लेट विवर्तनिकी से आ गया, हमने पढ़ा हिमस्खलन से भूकंप आता है। लेकिन यहां पे एक जो बहुत ही फेमस पॉइंट आपका है वो है प्लेट विवर्तनी की, और जो प्लेट विवर्तनी है उससे बहुत सारे भूकंप हमारे पास आते हैं। कैसे, इमेजिन करके समझिएगा। कैसे इमेजिन करें कि प्लेट विवर्तनी से भूकंप आते हैं। अब ये सबसे पहले तो ध्यान रखना प्लेट विवर्तनी की होती क्या है। प्लेट विवर्तनी क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। इसके बारे में मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। देखिए, अगर मैं भूमि की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास भूमि है और इस भूमि पर अपना पप्पू प्रेजेंट कहां पे है, ध्यान रखिएगा, सरफेस पे। लेकिन जब इस भूमि से हम डेप्थ में जाना स्टार्ट करते हैं, मतलब अप्रोक्स 100 किलोमीटर में अंदर चला जाता हूं, तो हमारे पास भूमि का वो पार्ट किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब जब लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो इस लिक्विड स्टेट के ऊपर कुछ भाग जो हमारे पास भूमि का है वो प्लेट के रूप में तैर रहा है। यानी कि जो भूमि है हमारी वो प्लेटों में बटी हुई है, और प्लेटों में बटी हुई है तो उसके साथ क्या हैपन हो सकता है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए एक भूमि का पार्ट ये हमारे पास है और एक भूमि का पार्ट ये हमारे पास है, लिक्विड फॉर्म के ऊपर ये तैर रहे हैं दोनों। अब जब ये दोनों पार्ट तैर रहे हैं, मैं आपके इस दोनों पार्ट के तैरने के अलावा इसके अंदर कुछ चीजें हैपन हो सकती है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। अगर इस पार्ट के अंदर मूवमेंट आ जाती है तो वो प्लेट टेक्टोनिक हो जाता है। मूवमेंट का मतलब क्या हो सकता है कि ये दोनों पार्ट जो हैं इनमें से एक पार्ट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे या एक पार्ट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। मतलब वो प्लेट का जो हिस्सा है ना, वो अगर एक पार्ट ऊपर चला जाए एक पार्ट नीचे चला जाए तो मूवमेंट हो गई ना प्लेट में, और मूवमेंट हो गई तो क्या पैदा हो जाएगा, भूकंप। लेकिन अब एक दिक्कत आती है कि सर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि प्लेट ऊपर नीचे खिसकेंगी। नहीं रे, मैं भी कह रहा हूं नहीं है जरूरी। अब देखिए ये पार्ट, मान लीजिए एक प्लेट आपके पास ये है और एक प्लेट आपके पास ये है। खिसकने का पॉइंट जो है या जो खिसकने की जो साइड है वो ऐसे भी हो सकती है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो जाए उनका, तो भी कंपन पैदा होगा क्रस्ट में। अगर मैं इसी के साथ में बात कर रहा हूं तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल भी हो सकती हैं, मतलब एक दूसरे की साइड भाग भी सकती हैं। अगर एक इस साइड भाग जाए, एक साइड भाग जाए, सही है, यानी कि ऊपर नीचे हो सकती है, साइड में जा सकती है क्योंकि नीचे लिक्विड फॉर्म है। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी अगर इस साइड डायरेक्शन दोनों की एक ही साइड होगी तो। अब जब दोनों की एक साइड डायरेक्शन है तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएंगी। अब ध्यान रखना, यहां पर हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं जो प्लेट विवर्तनी के कारण प्लेट्स में भूमि के अंदर हैपन होते रहते हैं। कौन कौन से 3 है? अगर प्लेट एक दूसरे के साथ, मान लीजिए ये दो भूमि की प्लेट हैं, ऊपर नीचे अगर होती हैं तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, रूपांतरित गति। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट आप समझ चुके हैं अब। लेकिन अगर प्लेट, ध्यान रखना, ऊपर नीचे होती हैं तो इस गति को बोला जाता है प्लेट की, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स में रूपांतरित गति। याद रखिएगा, रूपांतरित गति हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में जब प्लेट एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे की साइड में आपका या तो उस साइड रिपेल हो रही है या बैक साइड में, यानी कि एक साइड में रिपेल हो रही है, तो ध्यान रखना इस गति को बोलते हैं उपसारी गति।
ध्यान रखिएगा ये है उपसारी गति। और ध्यान रखना जब प्लेटें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं तो इसे कहा जाता है आपका अभिसारी गति। कहने का मतलब प्लेट टेक्टोनिक जो है उसके द्वारा तीन गति उत्पन्न हो सकती हैं प्लेटों में। कौन कौन सी थे? रूपांतरित गति, अपसारी गति या अभिसारी। अब इन तीनों के कारण क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करा दूं। देखिएगा अगर मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं तो जो पृथ्वी की सबसे पहली गति है प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग वो रूपांतरित गति। कहने का मतलब ऊपर नीचे खिसकती है तो इसके कारण पैदा होते हैं आपके भूकंप। याद रखिएगा भूकंप किसके कारण? ये एग्जाम में आता है कि भूकंप जो है वो प्लेट टेक्टोनिक की कौन सी गति के कारण आता है, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा रूपांतरित गति के कारण भूकंप आते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं अपसारी गति, तो अपसारी गति के कारण क्या होता है? अब अपसारी गति से क्या होगा देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की साइड अंदर खिसक जाए या बाहर की साइड खिसक जाए तो हमारे पास हैपन होगा ज्वालामुखी बनेगा। कहने का मतलब प्लेट टेक्टोनिक की कौन सी गति के कारण ज्वालामुखी बनते हैं? तो ध्यान दीजिएगा अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी बनते हैं। और अभिसारी गति की अगर मैं बात कर रहा हूं मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए प्लेटें तो इसके कारण बनती है माउंटेन, मतलब हमारे पर्वत बनते हैं। जैसे हमारा हिमालय है, आपने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा ना कि अंगारा लैंड जो एक प्लेट है और आपका गोंडवाना लैंड दोनों ओवरलैप हुई हैं और जब दोनों ओवरलैप हुई हैं तो माउंटेन का निर्माण हुआ और वो माउंटेन बनी। और वो ध्यान रखना आपके प्लेट टेक्टोनिक की कौन सी गति के कारण बनती है? अभिसारी गति के कारण। तो याद रखिएगा प्लेट टेक्टोनिक की तीन गति बहुत फेमस है। सबसे पहले रूपांतरित गति जिसके कारण भूकंप आता है, आज हम भूकंप को ही पढ़ने वाले हैं। एक अपसारी गति जिसके कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, एक होती है अभिसारी गति जिसके कारण क्या होता है? पर्वत बनते हैं। बात करते हैं भूकंप की। देखिएगा मैं इसको रब कर देता हूं, आप साथ साथ इसको उतारते रहिएगा। भूकंप की अगर बात की जाती है तो आप अज्यूम करिएगा कि ये हमारे पास पृथ्वी है। अब भूकंप कोई जरूरी नहीं होता है कि पृथ्वी के सेंटर से आए, नहीं, क्रस्ट जो हमारे यानी कि भूपटल है उसके अंदर नीचे कहीं से भी भूकंप स्टार्ट हो सकता है, उसकी गहराई के अकॉर्डिंग भी हम उसे मापते हैं। लेकिन यहां पे अगर मैं बात कर लेता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास यहां से प्लेटें खिसकी, कोई भी प्लेट थी, वो ध्यान रखना क्या हो रहा है एक दूसरे के ऊपर नीचे खिसक रही है तो यहां से कंपन पैदा हुआ। जिस जगह से भूकंप पैदा होता है मतलब जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भूकंप जहां से शुरू होता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? फोकस कह देते हैं। लेकिन हिंदी में इसी पॉइंट को कहा जाता है भूकंप मूल कह देते हैं हम कई बार, दिस भूकंप मूल हम इसे कह देते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे एक नाम से और जानते हैं, भूकंप केंद्र भी कह देते हैं इसको हम। ध्यान रखिएगा मैं इसको लिख रहा हूं, दिस भूकंप केंद्र हमने इसको बोल दिया है तो भूकंप केंद्र भी कह सकते हैं। लेकिन आजकल एग्जामिनर एक और नाम इसका लिख रहा है, वो ध्यान रखना, फोकस कह दिया था हमने, भूकंप मूल कह दिया, भूकंप केंद्र कह दिया, इसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। याद रखिएगा हाइपोसेंटर कौन सा पॉइंट होता है? हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां से भूकंप शुरू होता है। तो पता चल गया भूकंप जहां से शुरू होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? फोकस यानी कि हाइपोसेंटर आप इसको कह सकते हो। लेकिन अब क्या होगा जब भूकंप यहां से शुरू होता है तो सबसे पहले आपके सरफेस पर जहां पे टकराता है, मतलब हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है ना उसके ऊपर सबसे पहले जहां पर महसूस किया जाता है वो कहा जाता है भूकंप अभिकेंद्र। क्या बोल देते हैं उसे? हमें भूकंप अभिकेंद्र उसे कह देते हैं। अगर भूकंप अभिकेंद्र याद नहीं रहता या एग्जामिनर नहीं डालता है तो आप ध्यान रखिएगा आपके पास ऑप्शन मिलेगा एपिसेंटर। तो आपके पास दो पॉइंट हो गए, कौन कौन से? जैसे फोकस क्या होता है यानी कि हाइपोसेंटर क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। हाइपोसेंटर होता है जहां से भूकंप शुरू हुआ था
था और अभी केंद्र यानी एपी सेंटर है जहां पर धरातल के सरफेस पर जहां सबसे पहले महसूस किया गया था। अब देखिए, जब यहां से भूकंप पैदा होता है तो वो यहां से जब ऊपर आपका अभिकेंद्र पर टकराता है तो फोकस के साथ अभिकेंद्र का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अभिकेंद्र यानी कि आपका जो अभिकेंद्र है उसका फोकस के साथ कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री। लेकिन अब क्या होता है, भूकंप जो यहां पे अगर मैं सरफेस पे बात करता हूं तो अब इसको यहां से ऊपर से देखिए आप, अगर मैं इसको ऊपर से देखने जा रहा हूं तो ये भूकंप एक लहर की तरह चलता है। आप एज्यूम करिए कभी पानी यानी तालाब या नदी में आप कोई कंकड़ फेंकते हैं, तो कंकड़ फेंकने के बाद क्या हैपन होता है, जो लहर चलती है ना, जिगजैग वेव चलती है, उसी टाइप से भूकंप जो है वो यहां से आपको दिखाई देगा। लेकिन अब यहां से ध्यान रखना, जब भूकंप यहां पे दिखाई देगा तो बहुत सारा जो आपका एरिया है वो कंपन महसूस करेगा, मतलब बहुत सारा ऊपर से एरिया ऐसा होगा जहां पर भूकंप आया होगा। लेकिन जैसे जैसे भूकंप यहां से दूर की साइड जाता जाएगा उसकी जो स्पीड स्टार्टिंग में थी वो स्पीड कम होती जाएगी, और स्पीड अगर कम होती जाएगी तो उसे हम किसी लाइन में माप देते हैं, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, जब भूकंप जहां से शुरू हुआ हमने क्या बोला रे, फोकस यानी कि हाइपोसेंटर, जहां पर भूकंप सरफेस पर सबसे पहले है उसे क्या बोला हमने, एपीसेंटर। लेकिन हम भूकंप पढ़ रहे हैं, ये भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंडर किया जाता है, तो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है, कैसे कैसे देखिएगा। सबसे पहले तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है, उसको याद रखिएगा सिस्मोलॉजी। पूछा जा सकता है आपसे भूकंप का अध्ययन किसे कहते हैं हम, या भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं, तो सिस्मोलॉजी हम उसे कह सकते हैं। भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी में, यानी कि भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सिस्मोलॉजी। लेकिन भूकंप के अध्ययन करने का तो हमें पता चल गया, भूकंप मापी यंत्र क्या है, मतलब भूकंप मापने का यंत्र हम किस में मापते हैं भूकंप को, या किस से मापते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, हम भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं, मापते हैं। लेकिन जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है पूछा जाए तो याद रखिएगा उसको मापा जाता है रिएक्टर। मैं लिख रहा हूं, दिस रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। पूछा जा सकता है यार आपसे, लेकिन इसके साथ में ध्यान रखना रेसिफेरल, मैं आपको बता दूं दिस रेसिफेरल स्केल भी है और साथ में मर्केली स्केल भी है, मतलब मर्केली या मर्सेली आप कह सकते हो। यानी कि भूकंप जो है वो किस स्केल में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल भी सही है और रेसिफेरल भी सही है और मर्केली स्केल भी सही है। ध्यान रखना, जो यहां पर सबसे ज्यादा यूज में आता है इंटरनेशनल पैमाना वो है रिएक्टर स्केल। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें क्या था, एक उपरोक्त सभी था, लेकिन एग्जामिनर कई बार क्या करता है उपरोक्त सभी की बजाय कुछ और ऑप्शन दे देता है, यानी कि चारों अलग अलग। तो इंटरनेशनल जो पैमाना है वो है रिएक्टर स्केल, तो इसलिए फिर आप इसे सही करेंगे, नहीं तो हम उपरोक्त सभी को सही कर सकते हैं, लेकिन बाकी के इतने ज्यादा मान्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पूछा था वो आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसके बाद बात करते हैं, तो हम मोस्टली मेजर जो याद रखेंगे वो कौन सा याद रखेंगे, रिएक्टर स्केल जो है उसमें भूकंप को मापते हैं। लेकिन अब दिक्कत आती है जब भूकंप स्टार्ट होता है यहां से, तो यहां से यानी कि फोकस से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, मतलब भूकंप सेंटर से उन्मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, उसे बोला जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं दिस, ये रही प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब बात करते हैं कि जो भूकंप जब आया है तो उससे ऊर्जा तो पता चल गई, लेकिन भूकंप आने से पहले एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें बढ़ जाती है, यह भी एग्जामिनर ने डाला है कि भूकंप आने से एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब भूकंप आता है तो एक एटमॉस्फेयर में जो गैस बढ़ती है वो है रेडान, यानी कि रेडान गैस की एटमॉस्फेयर में अधिकता हो जाती है भूकंप आने से पहले।
अब यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो एग्जामिनर डालता है। देखिए, जब मैंने यहां पर अगर मैंने कहा था कि एक पत्थर है नदी में तालाब में फेंक के देखिए तो एक लहर आती है कुछ इस टाइप से। अब जब ये लहर आपका आगे बढ़ती रहेगी जिगजैग लाइन की तरह, लेकिन अब यहां पे देखिए, अब आप एज्यूम करिएगा कि ये जो पॉइंट है आपका वो है अभी केंद्र यानी कि एपी सेंटर। मैं पृथ्वी पर देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, दिस ये आपका एपी सेंटर हो गया और लाइन ऐसे ऐसे करके चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां से भूकंप की तीव्रता जो है वो इस वाले एरिया के अंदर समान रहेगी। मतलब जो ये लाइनें आप देख पा रहे हो, इन लाइनों पर भूकंप की तीव्रता हर जगह समान है ना। कहने का मतलब यहां पे जितनी तीव्रता है यहां पर भी तो भूकंप की तीव्रता सेम रहेगी, और यहां पे जितनी तीव्रता है मतलब यहां पर भी उतनी ही तीव्रता रहेगी। अब ध्यान रखना, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कही जाती है आइसोसिस्मल लाइन। पूछा जा सकता है आइसोसिस्मल लाइन किसे बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइसोसिस्मल लाइन होता है समान तीव्रता वाले स्थानों को भूकंप वाले, ध्यान रखना, समान तीव्रता वाले भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा बोली जाती है आइसोसिस्मल लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अब एक दिक्कत और आती है, सर भूकंप आ गया है, अब भूकंप आने के बाद क्या उसकी स्पीड ऑलवेज कम होती है या ऑलवेज ज्यादा होती है? नहीं रे, भूकंप क्या होता है, कई बार तो हमने न्यूज में सुना होगा ना, 7.4 सुना होगा, 6.3 सुना होगा, 2.4 वगैरह सुना होगा। तो भूकंप की जब तीव्रता है उसके आधार पर भूकंप को 3 लेयर्स में हम बांटते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं जो भूकंप की वेवलेंथ को हमें नाप लेते हैं वो 3 पॉइंट में? सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप देखिएगा, सबसे पहला आता है पी यानी कि प्राइमरी वेव होती है, सेकंड होती है सेकेंडरी वेव, और थर्ड होता है लॉन्ग वेव। याद रखेंगे, लॉन्ग वेव को हमें सरफेस वेव भी कह देते हैं। तो सबसे पहले कौन सी हो गई? पी वेव, सेकंड हो गया एस वेव, और थर्ड लॉन्ग यानी कि सरफेस वेव। तीनों में क्या फर्क है सुनिएगा। प्राइमरी वेव की बात की जाती है तो इसके पास सबसे ज्यादा स्पीड होती है, मतलब 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर तक ये मूव कर सकती है। सेकंड बात कर रहे हैं सेकेंडरी वेव की, तो सेकेंडरी वेव के पास जो स्पीड होती है वो अप्रोक्स जो होती है वो होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये आपके आगे बढ़ सकती है वेव। बात करें एल वेव तो ये बहुत ही कम है, मतलब 1.2 से लेकर के ये जो है वो आपकी 4 किलोमीटर तक, और 3 मान लीजिए आप, 4 नहीं 4 इसमें काउंट कर लेंगे, 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है 1.2 से, और देन ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर आपका पर सेकंड के हिसाब से ये स्पीड बोली जाती है एल वेव की कैटेगरी में। यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि भूकंप के अंदर जो स्पीड आती है, भूकंप की जो वेव की स्पीड होती है वो 3 टाइप से हो सकती है। सबसे फर्स्ट 8 से 14, 6 से 4, और आपका 1 मान लीजिए 1 से 3 किलोमीटर के बीच में होती है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, एग्जामिनर तो ऐसे पूछेगा, याद रखिएगा यहां पे पृथ्वी का ये सेंटर मान लेते हैं, कौन सी इनमें से ऐसी वेव है जो पृथ्वी के सेंटर से होके नहीं जा सकती? अब अगर सेंटर से होके नहीं जा सकती है तो हमारे पास दिक्कत आएगी। हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी वेव है जो सेंटर से होके नहीं जा सकती। तो अब देखिएगा यहां पर जो पी वेव है वो याद रखना है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में से मूव कर सकती है। अब पृथ्वी का सेंटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, अब लिक्विड है तो आपका पी वेव तो गुजर सकती है। सेकेंडरी वेव की बात करें तो ध्यान रखना है सॉलिड एंड गैस से जा सकती है, लिक्विड से नहीं जा सकती। तो अकेली कौन सी वेव बच गई है? याद रखना एस वेव आपके पास अभी तक क्या है, सेंटर से होके नहीं जाएगी। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये ध्यान रखना लिक्विड एंड गैस से होकर जा सकती है, मतलब मोस्टली ये आपका सॉलिड जो है उसमें मूव करना ज्यादा मूव नहीं कर सकती है। इसलिए आपके धरातल जो है ना उस पे ये वेव बहुत रेयर आती है एल वेव, क्योंकि एल वेव आ गई ना तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ये आपका मोस्टली समुद्रों में हम देखने को मिलेगी, हमें महसूस करने को मिलेगी। अब यहां पे देखिएगा जैसे आपका सुनामी जो आता है
है ना सुनामी, याद रखिएगा उसके जिम्मेवार जो होती है वो मोस्टली एल वेव होती है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इनकी वेवलेंथ क्या थी, हमें कितनी स्पीड इनके पास है, कहां से गुजरती है, बहुत फेमस है। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, अगर आपको यहां तक कुछ समझ आया है तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाओगे। जैसे यहां पे बात करें कि आपका सिस्मोग्राफ जो होता है, मतलब भूकंप नापने का जो यंत्र है, उसमें सबसे पहले कौन सी वेव जो होगी वो नोट की जाएगी, मतलब कौन सी वेव वहां तक सबसे पहले नोट की जाती है। आपके पास ऑप्शन वही है PSL। याद रखिएगा कौन सी वेव सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले टक करती है, यानी कि पॉइंट पर पहुंचती है, मापी जाती है। P क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना, इसलिए सबसे पहले नापी जाएगी, वो सबसे पहले पहुंचेगी आप सेंटर पे। बात कर रहे हैं L वेव, सबसे विनाशकारी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना ये जिगजैग वेव में चलती है। याद रखना बाकी आपका P और जो S वेव है ना, वो पुश वाले पुश अप के वेव में चलती है, धक्का दे के चल रही है वो वेव। लेकिन जो आपका L वेव है वो जिगजैग लाइन में चलती है, इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी होती है? L वेव। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप कम से कम 2 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।